Good morning, my dear students. But today we will be continuing our chapter number 15, that is Framing the Indian Constitution. See, yesterday I have told you about the formation of Indian Constitution. Basically, not the formation of Indian Constitution. I just told you that the Indian Constitution is the bag of borrowings. I have told you various countries from where we have borrowed a lot of the things. And today we will be talking about our own constitution. See, this is tumultuous time. सबसे पहली बात, it is tumultuous. I have written here in Hindi for you people. Tumultuous time. And what is this tumultuous meaning? Tumultuous is very noisy. Noisy किस वजह से? With the excitement of people. This time, ये tumultuous जो time के बारे में बात हो रही है, this is really a situation where people were really excited as well as confused. टाइम ऑफ ग्रेट होप था 5 अगस्त 1947. इंडिया फ्री हो चुका था, लेकिन इंडिया अब क्या हो चुका था? डिवाइड भी हो चुका था. फ्रेश इन पॉपुलर मेमोरी विद द क्विट इंडिया स्ट्रगल 1942 में जो चला, और साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट ने हेल्प की, प्लस जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, आर्म स्ट्रगल था, फॉर श्योर हमें उससे बहुत सपोर्ट मिली. दिस वॉज द राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज़. धीरे धीरे नेवी बॉम्बे और दूसरी सिटीज़ में पहुंची. मास प्रोटेस्ट हुए, वर्कर्स और पीजेंट्स ने किए. और सबसे बड़ा जो स्ट्राइकिंग फीचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, वो ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पहले इकट्ठे होकर काम कर रहे थे. दो लीडिंग पार्टीज थी उस टाइम की, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. जहां पर हिंदू और मुस्लिम दे वर यूनाइटेड, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पर. द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स ऑफ अगस्त 1946 शुरू हुई थी. उस टाइम पर राइट्स होने शुरू हुए थे, एंड द वायलेंस जो थी वो अकम्पनी होती रही. पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करने को अनाउंस कर दिया गया कि जो हिंदूज़ हैं वो इंडिया की साइड आ जाएं, जो मुसलमान हैं, जो मोहम्मडन्स हैं, दे शुड गो टुवर्ड्स द पाकिस्तान. और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त यानी कि 1947 को एक आउटबर्स्ट हुआ जॉय और होप का. बहुत खुशी और उम्मीद के साथ लोग आए. अनफॉरगेटेबल फॉर दोज हु लिव्ड थ्रू दैट टाइम. But innumerable Muslims in India and the Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced with cruel choice. हम अब क्या था, टाइम तो बहुत अच्छा आया, लेकिन कुछ लोगों के लिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आई. जब कभी क्लास में हमने पार्टीशन के बारे में बात की थी, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को एक स्टोरी भी सुनाई थी, बीबी फातिमा वाली, जिसमें वो अपने पाकिस्तान की स्टोरी थी. शी यूज टू लिव देयर, बहुत ज़्यादा खुशी से रहते थे, और जो आस पड़ोस के लोग थे, शी यूज टू ट्रीट देम एज देयर ओन, हर ओन चिल्ड्रन. और हुआ क्या, अचानक से ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई यू हैव टू लीव. जो शी वॉज अ सिख बीबी, जो उनको बोला गया कि भाई आपको अब जाना पड़ेगा, आपको, यू हैव टू लीव फॉर इंडिया. तो शी सेड नो, आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर, राइट, दिस इज माई प्लेस, दिस इज वेयर आई वॉज ब्रॉट अप. एंड सबसे बड़ी बात, ये आसपास कौन मुझे नुकसान देगा, कौन मुझे कुछ कहेगा, ये तो आसपास क्या है, ये तो मेरे अपने बच्चे हैं. एंड सडनली होता क्या है, उनको घर से बाहर से एक आवाज़ आती है, एंड जब वो घर के बाहर देखते हैं तो एक टोंगा ड्राइवर, जिसके पास घोड़ा जो चला रहा था, ही वॉज स्किल्ड. एंड ऑल्सो वो पर्सन को तो मारा गया बिकॉज इट वॉज हिंदू, बट जो घोड़ा था ना, उस घोड़े को भी मारा गया. एंड ये सिचुएशन, ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि आप लोग ये देखो कि उस टाइम पर किस तरह की सिचुएशन होगी कि एक ह्यूमन को तो हमने रिलीजन के बेस पे बांट दिया, बट द एनिमल इज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. स्टिल उसको भी मार दिया गया बिकॉज वो एक हिंदू से बिलोंग करता. तो इस तरह की सिचुएशन भी आई सामने. जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेफ्यूजी. जैसे कि मुस्लिम्स गए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान कौन सा हुआ आपका, जो 1971 में बांग्लादेश बना. और हिंदू और जो सिख थे वो वेस्ट बंगाल और जो ईस्टर्न हाफ था पंजाब का, वहाँ पर आए. कई बेचारे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले ही दे गॉट बहुत इल ट्रीटमेंट मिला एंड दे डाइड. अनदर एंड स्कार्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू नेशन वाज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पहले बात की थी कि व्हाट इज अ प्रिंसली स्टेट. देखो, कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पर इवन दो हम लोग आज़ाद हो गए थे, स्टिल देन जो राजा या महाराजा या नवाब थे, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ईदर इंडिया और पाकिस्तान. वो एम्बिगुअस रहना चाहते थे, वो मतलब अपने एम्बिशंस को फॉलो करते, वो अपने रूल पे रहना चाहते थे. दे जस्ट वांटेड टू लग्जरिएट देयर वाइल्ड ड्रीम्स,
राइट। अब उनको प्रॉब्लम क्या थी, पाकिस्तान वांटेड कि वो पाकिस्तान की तरफ आ जाए, वो जो प्रिंसली स्टेट्स यानी इंडिया वांटेड कि वो इंडिया की तरफ आ जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर्सनली ही वेंट टू ईच एंड एवरी ऑफ द प्रिंस, ईच एंड एवरी ऑफ द नवाब, एंड ही he just influenced them to be a part of इंडिया। किसी की शर्तें मानी, किसी को शर्तें मनवाई। मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब हरि सिंह का एग्जाम्पल हमारे सामने है, या जो हैदराबाद का एग्जाम्पल है निज़ाम का, हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को पॉलिटिकल साइंस में, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर फिर से बात आती है। उससे पहले मैं आप लोगों को आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताऊं, उससे पहले ये देखिए, ये एक पिक्चर दिखाई गई है। दिस इज वेयर जवाहरलाल नेहरू इज स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द मिडनाइट ऑफ 14th August 1947. It was on this day that Nehru gave his famous speech that began with the following lines: Long years ago we made a tryst with destiny. और इस स्पीच का नाम भी हमने यहाँ इस पे क्या रखा हुआ है, tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये freedom हम लोगों को जब मिली उस टाइम के बारे में बात हो रही है, तो उस टाइम की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। Coming back to the topic, the making of Constituent Assembly, the members of the Constituent Assembly were not elected on the basis of universal adult franchise. What is universal adult franchise? It is basically that every person who is 18 years of age has the right to vote. लेकिन हुआ क्या, they were not ऐसे ही randomly choose किया गया, provincial legislature, provincial elections हुए, रैंडमली चूज किया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने आगे क्या किया, मेंबर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल और हिस्ट्री लिंक हो रही है, दैट देयर वाज ओनली डोमिनेशन ऑफ वन सिंगल पार्टी एंड द पार्टी वाज नोन एज द कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद हुआ क्या, कांग्रेस ने जो कुछ सीट्स थी, जनरल जो सीट्स थी, वो प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीग के लिए रखी, लेकिन मुस्लिम की लीग ने सारी की सारी रिजर्व सीट्स को कैप्चर किया। और लीग जो थी, इट वांटेड टू सप्रेस, टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी की। सोशलिस्ट भी थे, वो अनविलिंग थे ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज उनको ये लगा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ऑल्सो एन आइडिया ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देयरफॉर हम लोग प्रॉपरली ऑटोनमस नहीं हो सकते इसमें। 82% ऑफ द मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर फ्रॉम द कांग्रेस। और कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी विद वन वॉइस, अपने आप में सिर्फ एक पार्टी नहीं थी। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी शुरू दिन से लैक कर रही थी। यहाँ पे इन लोगों के कम्युनल इश्यूज, सेक्युलर इश्यूज, डिबेट्स, नेगोशिएशंस, पब्लिक स्पीचेस, पब्लिक आइडियाज मैच नहीं कर रहे थे। कई कांग्रेस के मेंबर्स चुप नहीं बैठे। The discussions with the Constituent Assembly were influenced by the opinions expressed by the public. कुछ Constituent Assembly के members वो ideas दे रहे थे जो influence थे public से, and as the deliberations continued, the arguments were reported in. अब क्या हुआ, अंदर की बात बाहर आने लग गई। criticisms जो थी, या जो publicly क्या होने लग गया, न्यूज़पेपर में आने शुरू हो गया, publicly publish होने लग गई ये सब criticism, and the counter criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on specific issues in order to create a sense of collective participation. Public को भी बोला गया कि आप अपने views भेजिए, आपको क्या लगता है कि क्या सही है। जैसे अभी भी कुछ इश्यूज पे, लाइक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पीछे किया कि वोटिंग करवाई इस चीज़ को लेके SMS के थ्रू, और ये सब कि आप क्या चाहते हैं, क्या खुलना चाहिए, जिम्स खुलने चाहिए अभी, पब्लिक पार्क्स खुलने चाहिए अभी, किसको वोट देना चाहते हैं। तो वही सेम सिचुएशन उस टाइम पर भी की गई। मेथड ज़रूर कुछ और था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने के कारण। कई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ चाहती थी कि अपनी मदर टंग को बचाना चाहती थी, कई रिलीजियस माइनॉरिटीज़ चाहती थी कि हमें सेफगार्ड करना चाहिए, दलित्स अपनी डिमांड कर रहे थे, वो अपने कल्चरल राइट्स और अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। दे वांटेड सोशल जस्टिस, पब्लिक डिस्कशंस हुई, और क्या हुआ, यही सेम चीज़ चलती रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, एंड इसमें किस किस इंसान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये हम फॉर श्योर आगे ज़रूर पढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू,
stay at home, stay safe.